I can sleep for 18 hours in a day and work for 4 day and 4 night. Hello everyone, myself Manjit Singh. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आया हूँ यहाँ पर आप सभी को एक स्टोरी सुनाने के लिए अपनी लाइफ के बारे में। मैं मंजीत सिंह, 12वीं फेल। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड कोई आसान फील्ड नहीं है। यहाँ बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब मैं इस फील्ड में आया था, लगभग 21 साल का था मैं। आज से लगभग नहीं तो 11 साल पहले। तब इस फील्ड में क्या था ना कि लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहने में भी शर्माते थे। और जैसा मेरा प्रोफेशन था, मैं छोटे में सारे बच्चे क्या करते थे ना, डांसिंग, स्कूल में डांसिंग, प्ले ग्रुप में जाना, ये पोइट्री सुनाना या फिर बहुत सारे की कहानियाँ सुनाना, उस पर इंटरेस्ट रखते थे। मैं डीवीडी के सामने बैठा रहता था कि मुझे गाना चलाना है। तो वो कहते हैं ना कि कलाकार का कला बच्चे से ही दिख जाता है। तो मैं उस समय से ही उस तरह का था। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। तो मैं पढ़ते गया, 10 तक पढ़ा, 12 तक पढ़ा। मैं 12 में ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट होने के बाद मैं अपने पापा के पास गया। पापा ने कहा, बेटा एक काम कर, तो दुकान पे बैठ जा। आई हैव अ शॉप, मेरे फैमिली बिजनेस है सिलीगुड़ी सेवक रोड में और एक खेलगढ़ रोड में। तो पापा ने कहा कि बेटा बिजनेस में बैठ जा। और आप तो जैसा जानते हैं कि कलाकार आदमी तो कला के पीछे भागता है। उसका दिमाग में एक कीड़ा रहता है, वो कीड़ा उसे काटता रहता है, भाई तू बिजनेस पैसा नहीं कमा सकेगा, वो आदमी से भाई इतना ले ले, इतना दे दे, वो नहीं कर सकेगा। तो मैंने पापा को बोला, ठीक है पापा, कोई बात नहीं। उस समय मैं जैसे कि छोटा था, तो पापा की बातों पे, पापा ने जो बड़े ने जो कहा, मैं वो बातों को मान लिया और मैं दुकान पे बैठ गया। पर देयर वॉज लीस्ट इंटरेस्ट डूइंग जॉब, मीन्स काम करना मेरे लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा था। फिर पापा ने बोला, एक काम कर, तू हमारे साथ मत कर, तेरे लिए मैं सिलीगुड़ी विधान मार्केट बोलकर एक जगह है, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है वो, वहाँ पर पापा ने मुझे एक दुकान खोल के दिया। और विधान मार्केट जैसा, मीन्स वो बहुत पॉश, वहाँ पे एक दुकान का रेंट 50 से 60 हज़ार रुपया होता है। वहाँ पे उन्होंने मुझे रेंट लेकर दुकान दिया, पूरा दुकान स्टैब्लिश कर दिया। बोला, अब बेटा तू ये दुकान पे बैठ, दुकानदारी कर, और जो कमाता है तू अपने पास रख, हमें देने की जरूरत भी नहीं है, घर भी मत चला, तू टेंशन मत ले घर की, तू कमा, तू खा। तो मैंने तो पहले ही कहा कि जो कलाकार होता है दिमाग में एक कीड़ा होता है। मैंने साल भर वो दुकानदारी की, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर मैं आस्ते आस्ते एक इवेंट कंपनी में ज्वाइन किया मैंने। एक बंदा था, ही वॉज अ डीजे ऑल्सो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एंड ही वॉज अ इवेंट मैनेजर ऑल्सो। उसके पास मैं 5 महीना काम किया। काम करते करते मैंने 5 महीना काम किया। काम करते करते उसने बहुत तरह के काम किया। इवन मैंने नट भी टाइट किया, मैंने लाइट्स भी उठाया, मैं उसका प्लेयर टानता था। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अ डीजे। तो मुझे गाने में इंटरेस्ट था, तो मैं सोचा कि मैनेजमेंट थोड़ा करता हूँ। तो मैनेजमेंट के लिए मैंने उसके पास ज्वाइन किया 5 महीना। तो वो बंदा थोड़ा सा अजीब टाइप का था, मीन चीट फ्रॉड टाइप का था। और मैं उस समय छोटा था, तो मुझे उतना समझ नहीं था कि इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग होते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मंजीत एक काम है पुरी में, पुरी उड़ीसा, पुरी में एक काम है, मंजीत चल मेरे साथ। तो बोले ठीक है भैया चलिए। तो मैं गया उनके साथ में, ट्रेन पे गया। ट्रेन पे कलकत्ता गया। तो कलकत्ता में एक आदमी ने हमें साउथ सिटी मॉल में पकड़ लिया। वो उन्होंने हम दोनों को पकड़ लिया और पकड़कर जो मेरे साथ जो भैया थे जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था, उनको पकड़ के बोल रहे हैं, मेरा पुराना पैसा तू दे, तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। तो मैं तो डर गया। उस समय मैं नया था, मुझे आइडिया भी नहीं कि इतना भी गंदा सिचुएशन आ सकता है। तो मैं, भैया ने कहा कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है इतना, मैं ऐसे भी पूरी काम करने जा रहा हूँ और मैं पूरा का पूरा प्रोडक्शन कलकत्ता से लेके जा रहा हूँ ट्रक में, 460 छोटी वाली ट्रक जो होती है, 460 ट्रक में लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आमी तो किछु बुझबो ना, आमार टाका तो दिते लागबे दादा, आमी तो तुम्हारे काज करेছি। तो मैंने भी उनकी बातों को सुना, मुझे भी लगा कि हाँ बंदा तो सही बोल रहा है, इसलिए वो भैया उन्हें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो भैया के पास उस समय जितना पैसा था उस बंदे ने ले लिया उनसे। और उनके पास मैंने उनसे कहा, भैया देखिए काम तो लिया है हम लोगों ने, और बात हमारी इज्जत की भी सवाल है, और वो लोग मुझे भी जानते हैं, क्लाइंट मुझे भी जानते हैं, तो वो मुझे भी पकड़ेंगे। तो एक काम कीजिए, आप कुछ पैसा मुझे दीजिए, मैं वो काम करके आऊँगा, तब तक ये भैया सिलीगुड़ी से कुछ पैसा आपको मैनेज करवा देते। तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। हाँ, तो उन्होंने, भैया ने मुझे 1600 रुपया दिया और बोला कि अब मैं तुझे 1600 रुपया दे रहा हूँ, तू जा, मैं इसे तो जाने नहीं दूंगा। उसने उसे बोला, मैं बाहर से फूड ऑर्डर करता हूँ, ये मेरे रूम पे बैठेगा, खाना खाएगा, मैं उसे कुछ मारूंगा पीटूंगा नहीं, खाना खाएगा और यहीं रहेगा, पर तू जा। तो
अब मेरे पास 1600 रुपया है, मेरे पास क्रू मेंबर ट्रक में है, मैंने माल लोड करवा लिया था। वैसे मैंने ट्रॉलीगंज से सारा माल लोड करवा लिया था। मैंने 1600 रुपया लेके, मेरे साथ में क्रू मेंबर था 1 2 3 3 लेबर था, 2 मिस्त्री था, एक ड्राइवर था और एक उनका मैनेजर था, और मैं, जो कि मेरे पास पैसा नहीं था मैं ट्रेन से जाऊं। तो मैं गया उनके पास में, मैंने बोला भैया एक काम कीजिए, आप आगे वाले सीट पे मुझे बिठा दीजिए, आप लोग सब पीछे बैठ जाइए। तो मैनेजर बहुत रूडी टाइप का था, उसने कहा कि तुम अगर जाते आसे तो तुम ही पीछे नहीं बसे जाओ, ना होले तुम अगर जाते दिमाग तुम ही ट्रेन को रह जाओ। अब मेरे जेब में तो पैसा नहीं, अब मुझे काम भी करना है, नहीं तो सिलीगुड़ी आके लोग मेरे बदनामी करेंगे, हो सकता है मारे पीटे भी मुझे। तो मुझे बुरा लग रहा था, मैंने क्या किया, मैं पीछे बैठ गया और कैलकाटा से पुरी मैं उनके साथ साथ जा रहा था। तो रास्ते में वो लोग अच्छे थे, वो जो खा रहे थे तो मुझे खिला रहे थे। उनको पता था कि जेब में, बेचारे की जेब में पैसा नहीं है। इवन कि उन्हें ये भी पता था कि यही मालिक है, अभी प्रेजेंट टाइम में यही मालिक है इसका। हाँ, कि इवेंट का कोऑर्डिनेटर पूरा ये है, तो यही सारा डिपार्टमेंट देखने वाला, और मेरे जेब में तो पैसा नहीं। तो वो जो खा रहे ढाबे में रुक रहे हैं, वो ढाबे में छोटा सा गड्ढे टाइप का बना रहता है पक्के का, उसमें पानी बहुत सारा होता है, वो पानी से निकाल के मैंने भी नहाया, वो लोग भी नहा रहे हैं, एज अ लेबर जो जैसा होता है। फिर वो वहाँ गए, वहाँ पे लेबर में के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं, सामान सारा उतारना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, तो लेबर तो मिला नहीं। उनके साथ बैठ के मैंने अनलोड भी किया सारा माल। उसके बाद आ तो गया मैं होटल में। वो भैया जो कलकत्ता में मेरे को बोले थे कि तुम मंजीत जा काम करके आ, वो मीन्स जो जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था, उन्होंने कहा था कि तुम क्लाइंट से जाना, क्लाइंट तुमको 50,000 दे देगा और तुम उससे सारा चीज़ मैनेज कर लेना, होटल वोटल ले लेना। तो मैं जब गया तो मुझे पता चलता है कि वो क्लाइंट तो पहुंचा ही नहीं, क्लाइंट तो रांची में ही अभी तक। तो मुझे ये बात सुन के तो बहुत शौक लगा। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं बाहर होटल में जाके घूमता हूँ थोड़ा सा, कि क्या होता है, कुछ तो अगर बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा ही है। तो मैं होटल पे गया, 2-3 होटल में गया, भैया ऐसा बात है, अगर कर देते तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ना ना होगा नहीं, उनका कुछ अलग टाइप का उड़ीसा का भाषा था और वो थोड़ा बंगाली टच में, तो मुझे समझ आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, आप आगे कहीं देख लीजिए। तो मैं आगे गया, तो मैं अब दूसरे 2-3 देखने के बाद मैं जब चौथा पे गया तो मैंने उनसे होटल मांगा ही नहीं। मैं उनके पास बैठा थोड़ी देर, मैंने उनसे बात किया, भैया मैं मंजीत सिंह हूँ, मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ, ठीक है, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, मेरा काम है हॉलीडे इन में। हॉलीडे इन बोलकर एक रिसॉर्ट है, बहुत बड़ा रिसॉर्ट, इट्स 5 स्टार लेवल का रिसॉर्ट है वो। तो मैं हॉलीडे इन में काम करने आया हूँ, मेरे साथ में कम से कम नहीं भी तो 8-10 बंदे हैं, मुझे 3 रूम चाहिए, 2 रूम लेबर्स के लिए, 1 रूम मेरे लिए, जो कि तो मैंने उन्हें कहा, तो वो बोल रहे नहीं नहीं ऐसा तो होगा नहीं। फिर बातों में पूरी में उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि देखिए वो एक नेचुरल होता है, आदमी पूछता है आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो किशनगंज में रहता हूँ, मेरा तो घर यहाँ पर है। अरे किशनगंज, मैंने पूछा उनसे आप किशनगंज में रहते हो? किशनगंज में तो मेरे जमाई भी रहते हैं, मेरे फूफा भी रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि कहाँ पे रहते हैं? तो मैंने बोला कि हाँ गुरुद्वारा वाले रोड पे रहते हैं। तो बोला हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ उन्हें, देखिए कहाँ से कहाँ कनेक्शन निकल रहा है, कहाँ से कहाँ कनेक्शन निकल रहा है, हाँ मैं तो जानता हूँ उन्हें। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप 3 रूम ले लीजिए, अगर आपके पास कल पैसा जाता दे दीजिए, नहीं तो परसों तो आप लोग रिटर्न होइएगा तो आपको 100% पेमेंट मिल ही जाएगा। उस आदमी ने मुझे गुड फेथ के ऊपर में वो रूम दे दिया, और इवन उसने कहा कि अगर आपको फूड का ऑर्डर लगता है तो आप फूड भी ऑर्डर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने इतना परिचय दिया ही है, आपने फूड का ऑर्डर लगता है तो फूड भी ऑर्डर कर लीजिएगा। इज वॉज वेरी गुड मैन। मतलब लोग कहते हैं ना, कठिनाइयों के साथ में अगर चलो तो कुछ ना कुछ उपाय निकलते रहता है, तो ऊपर वाला उपाय निकाल ही रहा था। एंड वो मेरा शायद तीसरा या दूसरा मंथ था कि मैं इस फील्ड में आया था। हाँ, तो कोई नहीं, फिर मैंने इवेंट किया, फिर वो भैया 2 दिन के बाद आए और उन्होंने 50,000 रुपया क्लाइंट से उठाया, तब तक मेरे पास पैसा नहीं था। उन्होंने 50,000 क्लाइंट से उठाया, फिर वो पैसा दिया, मैंने सबको पेमेंट किया, एंड द इवेंट वॉज फैबुलस, बहुत मज़ा आया। पर सिलीगुड़ी आके उसके बाद मैंने 1 महीना काम करके उनके पास से काम छोड़ दिया, और उस बंदे ने मुझे 5 महीना काम करा के 5,000 रुपये पर मंथ पे रखा था। 5 महीना काम करा के उसने 1 रुपया भी नहीं दिया था मुझे। बाद में बहुत दिनों के बाद में एक बड़े भैया है, जो कि उनके भी भैया लगेंगे, मेरे भी भैया लगेंगे, वो भी भैया बोलते, मैं भी भैया बोलते, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने मुझे पैसा दिलवाया बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद। तो ये एक मेरा स्टोरी था, और भी कई तरह के स्टोरी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद मैंने हार तो नहीं मानी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं डीजे बन जाऊंगा, पर एक दिन वैसे ही, वो जब मैंने 5 महीना का मेरा वो जो शेड्यूल चल रहा था, वो छोड़ने के बाद जब मैं
इंडस्ट्री में आया, लोग मुझे थोड़े बहुत जानने लगे, तो मैंने छोटा-छोटा इवेंट उठाने लगा, जैसे साउंड लाइट डीजे का, या फिर कहीं पे कुछ भेज देना, कहीं पे कुछ भेज देना, मीन्स जो नॉर्मल वेडिंग में सामान लगता है, मैं वैसे करता था। एक दिन क्या हुआ, सिलीगुड़ी बर्धमान रोड बोलकर एक जगह है, वहाँ पर ऋषि भवन है, वहाँ पर मैंने एक इवेंट लिया था और एक डीजे को बुक किया था, भैया तू आ जाना और कुछ गाने बजाकर चला जाना कि लोग एंटरटेन हो जाएगा, मैंने इवेंट लिया है। तो वो बंदा को मैं देख रहा हूँ, 7 बजे टाइमिंग दिया था मैंने उसे, वो बंदा 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, बंदा नहीं आया। और मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मैं बहुत घबरा गया और मैंने क्या किया, वो लैपटॉप से बहुत सारे मतलब रैंडमली वीएलसी से बहुत सारे गाने बजा दिया मैंने। बजाने के बाद मैंने देखा कि लोग डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डीजे आया कि नहीं आया। तो मैंने उस समय सोचा कि क्यों ना मैं डीजे बन जाऊँ, क्यों ना मैं डीजे बन जाऊँ। तो मैं एक सीनियर डीजे के पास गया और उन्हें बोला कि भैया मुझे डीजे सिखा दो। तो ही जस्ट इग्नोर मी, कौन आया मतलब कौन है नहीं पता। एंड उनके पास बहुत सारा इक्विपमेंट था डीजे का, और तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं सिखाता, मैं नहीं सिखाऊंगा तुझे और मैं गाना वाना भी नहीं दूंगा तुझे, जा। हाँ, और उसके बाद फिर मैं दूसरे बंदे के पास गया, ही सेड मी कि चल कोई नहीं, तो मैं तुझे सिखा दूंगा, मेरा कुछ फीस है, मैं तुझे फीस भी लूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा, आप मेरे को सिखा दो। तो वो बंदा मुझे थोड़ा थोड़ा डीजे सिखाने लगा और सिखाते सिखाते उसने मुझे मीन्स आधे में ही छोड़ दिया, मीन्स पूरा नहीं सिखाया, आधे में ही छोड़ दिया। मीन्स जब क्लास होता था वो नहीं आता था और जब वो आता था मैं नहीं आता था। कुछ मेरी भी गलती थी, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उनकी गलती थी। मैं जब उनका वो आता था तो मैं नहीं आता था, जब मैं आता था तो वो नहीं आते थे। तो उसके बाद फिर उनके साथ मैं जिससे मैं सीख रहा था उनके साथ मैं बाहर बाहर शोज़ में जाने लगा। तो शोज़ में जाने लगा तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो कि नहीं नहीं ये तू हमारा सामान मत छूना नहीं तो तू सीख जाएगा। हाँ, तो वो लोग उस टाइप के कुछ बंदे थे, तो वो मुझे अपना कंसोल भी छूने नहीं देते थे कि हाँ यार ये मेरा प्लेयर छुएगा तो ये कुछ सीख जाएगा और शायद हो सके तो मेरे को ही क्रॉस करना कोशिश करेगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, मीन्स सीखते ही सीखते इंसान सीखता है, किसी ने कहा था ना। तो मैं भी सीख ही रहा था, मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था। तो आस्ते आस्ते मैंने बहुत सारे लोगों को, जब कोई लोग डीजे बजाता तो मैं उनके सामने ऐसे खड़ा रहता था। हाँ, बहुत सारे प्रूफ भी है इसका, क्योंकि लोग बहुत सारे क्लब्स वगैरह में फोटोज वगैरह क्लिक करते थे, तो मैं हमेशा कंसोल के सामने ऐसे खड़ा रहता था और देखता रहता था कि वो कौन सा नॉब घुमा रहे हैं और कौन सा फैडर अप एंड डाउन कर रहे हैं, कि हाँ मुझे उनसे कुछ नॉलेज मिले कि कैसे वो गाना बेंडिंग कर रहे हैं और कैसे वो गाना को रिलीज कर रहे हैं। तो वैसे करते करते मैंने डीजेइंग सीखा, सही बोले तो वैसे ही सीखा मैंने। और जो बंदा मुझे सिखा रहा था वो अपने, आज भी अगर वो मेरे को सुन रहा होगा तो वो अपने दिल पे हाथ रख कर बोलेगा कि वो बेंडिंग छोड़कर मुझे क्या सिखाया उसने। हाँ, उसने क्यों पकड़ना सिखाया था, मुझे सिखाते सिखाते उसका इंस्टीट्यूट उसने बंद कर दिया। हाँ, उसके बाद कई दिनों के बाद मैंने एक कंसोल लिया, तभी के समय में मीन्स लगभग नहीं तो 8-9 साल पहले। हाँ, तब तक मेरे पास कुछ कुछ अमाउंट जमा हो गया जो कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। हाँ, मतलब इधर उधर मतलब इवेंट कर रहा था, डीजेइंग का कोर्स मैंने नहीं किया था तब तक, फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो मैंने एक कंसोल लिया, छोटा सा सेकंड हैंड कंसोल लिया। कंसोल लेकर ऐसे ही घर पे बजाता था, मतलब कभी इधर कभी उधर। हाँ, तो एक मेरे भैया है, उनका नाम राजा दा है, उनका भी सेवक रोड में एक दुकान है मोबाइल का, एसेसरीज का और मोबाइल का शॉप है उनका। उन्होंने अपने वेडिंग में पहली बार मुझसे डीजे बजाने के लिए बोला। और मुझे जितना तक मुझे पता था कि कोई भी नए आर्टिस्ट को लोग अपने वेडिंग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनका वेडिंग खराब हो जाएगा, शादी एक बार होती है बार बार नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत अपने मतलब भरोसा करके बुलाया कि हाँ আমার ছোট भाई আছে ওই বাজাবে ভালো বাজাবে, তুমি चिंता करो ना क्योंकि मैं बाजाबे भालो बाजाबे। तो वो जब उस बंदे ने मुझे ये कहा तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ कोई बंदा मेरे पे भी भरोसा करता है। तो मैं उनके वेडिंग पे गया और उस वेडिंग पे मैं अपने फ्रेंड को भी ले गया, एंड ही सीनियर ऑफ मी, वो मेरे से पहले से डीजेइंग कर रहा है, हिज नेम इज अयान सिंह। हाँ, और वो 18 साल से मेरा दोस्त है, मेरे से छोटा था मैं, तब से मेरा दोस्त है वो। और मैं उसे अपने साथ में ले गया, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और उस दिन जब मैं शो करके गया तो वो मेरा दोस्त मेरे को बोला भाई तू तो अच्छा बजा रहा है, हाँ तू तो अकेला ही शो करता था, मेरे को क्यों बुलाया था। और उसका घर यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है लगभग, तो वो वहाँ से आया था, रात को मेरे साथ में घर पे सोया था वो। तो उसने मुझे जब ये बात बोला कि तू अकेले ही कर सकता है, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अब मैं शोज ले सकता हूँ। तो मैं छोटा छोटा शोज लेते 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 तो एक दिन अचानक मेरे को रेड एफएम से फ़ोन आया, लोग रुधिर भैया, आरजे रुधिर, हिज नेम वाज आरजे रुधिर, उसने मुझे रेड एफएम से फ़ोन किया। हेलो मंजीत, आई एम आरजे रुधिर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेड एफएम एंड आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू ऑन एयर। तो मैंने बोला भाई मैं तो इतना बड़ा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, लोग मेरे इंटरव्यू नहीं नहीं तुमको पता ही नहीं। उसने मुझे रिप्लाई कर, तुमको पता ही नहीं, तुम तो मार्केट में बहुत पॉपुलर हो। मैंने बोला पॉपुलर,
बोले एक पंजाबी लड़का डीजे बजा रहा है, सिलीगुड़ी में तो कोई पंजाबी लड़का डीजे बजाता ही नहीं है, एक पंजाबी सरदार होकर डीजे बजा रहा है, तो वो तो लोगों के लिए तो अनोखा चीज़ है। ऐसे लग रहा था ना कि हाँ यार, मैंने तो बहुत सारे आम देखे पर लंगड़ा तो लंगड़ा ही होता है ना। हाँ, तो वो वाला कहानी चल रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ, लोग मेरे को भी जानने लगे हैं। तो आस्ते आस्ते करते करते मैं जब घर पे लेट पहुंचता था, तो मेरे पापा मम्मी मेरे भाई बोलते रात रात भर काम करता है, ये कैसा काम है, अगर हम रात रात भर काम करते तो बहुत सारा पैसा कमा लेते। हाँ, मतलब रात को कोई काम होता है क्या, किसी के शादी ब्याह में गाना बजाना कोई काम होता है क्या? तो भी शायद हो सकता है, होता है ना, कलाकार को हर समय मुक्का लात ही मिलता है। उनके क्या बोलते हैं उन्हें, जब वो सोचते हैं कि हाँ हम कुछ उठ सकते हैं तो लोग उन्हें घृणा करते हैं। लोग उनके बारे में सोचते हैं कि यार ये तो बेकार है, ये कोई बिजनेस नहीं करता, इनका लाइफ का फ्यूचर का क्या स्टेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, इनसे शादी कौन करेगा, इनको देखेगा कौन। तो आस्ते आस्ते फिर जब एक जगह पे मैं पहुंच गया, एक दिन मैं अचानक मेरे को फ़ोन आया एनडीटीवी इंडिया से। एनडीटीवी ने नया वेंचर लॉन्च किया था, wedme.com बोलकर, उनका अपना एक वेडिंग साइट था। तो उस वेबसाइट पे लगभग 50-60 डीजेस के प्रोफाइल वहाँ पे इनपुट होंगे। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था उनका, एनडीटीवी इज अ बिग कंपनी, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था उनका। तो 50-60 डीजे में एक डीजे मैं भी था, सिलीगुड़ी से, नॉर्थ बंगाल से एक डीजे मैं भी था। तो मुझे वो भी देखकर बहुत खुशी मिला। हालांकि ये बात मैंने कभी किसी के सामने रिवील नहीं की, आज बात करने का मौका मिल रहा है तो बोल रहा हूँ। और वो छोटी छोटी बातें मेरे लिए बड़ी होती गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डीजे से ही पॉपुलर हो जाऊंगा। और वो मेरा दोस्त अयान सिंह जिस दिन मुझे कहा था यार तू तो अच्छा बजा रहा है, तेरे पे मेरे को कॉन्फिडेंस हो रहा है कि तू अकेला बजा सकता है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में घुस गया था उस समय। और मैं अपने आप को आस्ते आस्ते अच्छा कर रहा था, अच्छा कर रहा था, करते 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 फिर मैं क्या हुआ ना, अचानक से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तू पंजाबी होके पंजाबी गाने क्यों नहीं बजा रहा है, पंजाबी होके पंजाबी गाने क्यों नहीं बजा रहा है। तो मैंने भी सोचा हाँ यार, अगर आपका पर्सनैलिटी और पैशन लगभग मिलता जुलता हो तो आपको लोग बोलेंगे कि हाँ यार सही है, हाँ सचिन को देख के ही लगता है कि हाँ वो क्रिकेट खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो बैठ गया है। फिर मैं पंजाबी गाने बजाने लग गया, तो लोग अब मेरे को ऐसा बोलते हैं कि हाँ यार मंजीत को बुलाएंगे तो पंजाबी गाने बजाएगा, और मैं पंजाबी गाने ही बजाता हूँ। आई जस्ट लव, क्योंकि वो मेरा लैंग्वेज भी है और मेरे को अच्छा भी लगता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने एक पंजाबी डीजे को बुलाया तो ही विल बी प्लेइंग अ पंजाबी सॉन्ग। तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं उस पर। अब नॉर्मल तो मूवीज़ में पंजाबी गाने ही ज़्यादा चल रहे हैं और लोग पंजाबी गाने भी थिरक रहे हैं, तो मैं पंजाबी गाना बजा रहा था। वैसे आई एम बॉर्न इन बॉट इन बंगाल, तो आमी बांग्ला माटी छेले मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के, क्योंकि बंगला मेरा गर्व है। मैं बंगाल का हूँ, मेरे पापा जी भी यहाँ पे हैं और मेरे दादाजी भी बहुत साल पहले, लगभग नहीं तो 70-80 साल पहले यहाँ आए थे। तो आई एम अ प्राउड बंगाली, जात से पंजाबी और मन से बंगाली। तो अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं, और जब लोग प्यार देते हैं और एक मुस्कान उनके चेहरे पर रहता है ना कि हाँ यार मेरे वेडिंग में मैंने बहुत मस्ती किया, और हाँ ये हुआ वो हुआ वो हुआ। लेकिन एक पंजाबी लड़का आगे डीजे बजा रहा था, उनको एक अचंभा सा लग रहा था कि हाँ यार बंगाल में भी ऐसा होता है। कई लोग तो मुझे ये भी बोलते थे कि अरे आप तो सिलीगुड़ी के लगते नहीं हो। हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रहन सहन पहनावा अलग हो चुका था उस समय तक में। मैं ना एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दिल्ली का ट्रेंड या फिर बाहर का ट्रेंड थोड़ा फॉलो करता हूँ। देखिए ये चीज़ अगर आप किसी को फॉलो करते हो वो अच्छी चीज़ है, तो वो बताने में हर्ज नहीं है किसी को भी। तो वो मैं ट्रेंड फॉलो करता था, जैसे कि तभी ऑर्कुड चलता था, तभी याहू था। हाँ, तो उस समय वो सब पे दिखता था बहुत सारा चीज़। फेसबुक भी था लेकिन तभी नया नया आया था, तो वो हम लोग देख रहे थे आस्ते आस्ते। तो फिर हाँ, ट्रेंड फॉलो करते करते मतलब थोड़ा सा पहनावा चेंज हो गया, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, अब लोग मुझे बोलते थे कि अरे ये लाल जूता क्यों पहनता है, अरे ये लाल टी शर्ट क्यों पहनता है, ये हर समय कलरफुल क्यों रहता है। तो मैंने एक दिन सोचा कि इन लोगों को मैं जवाब दूं। कुछ लोग थे जो मुझे हर समय पॉइंट करता था, ये देख आ गया लाल जूता पहनकर। मैंने बोला भाई अगर मैं लाल जूता नहीं पहनता और तेरे जैसे जूता पहनता, तू मुझे देखता नहीं, देखता ना। तो मैंने बोला मैं अट्रैक्शन पाने के लिए वो जूता पहन रहा हूँ, मैं वो टी शर्ट अट्रैक्शन पाने के लिए पहन रहा हूँ। मैं लोगों का जैसे मैंगो मैन तो नहीं हूँ ना, आम आदमी तो नहीं हूँ ना, आई एम आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट अपना पहचान अपने पहनावे से, अपने कला से नहीं दिखाए तो वो आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट नहीं हुआ ना। एक आर्टिस्ट नॉर्मल सा एक बंदा आएगा और गाना गाएगा तो आप लोग उसको इंटेंशन नहीं दोगे, तो चाहे वो कितना भी अच्छा गाए। आज मैं नॉर्मल सा बंदा आके डीजे बजा के जाऊँ, हाँ,
तो लोग बोल रहे अरे वो मोटा सा भैंस आया था बजा के चला गया, बोलते हैं लोग, क्योंकि मेरा वेट है। मैं वजनदार आदमी हूँ, 106 किलो को हूँ भाई, कोई मजाक नहीं है। हाँ, थोड़ा मोटा हूँ तो क्या हुआ। तो लोग कहेंगे कि हाँ वो मोटा भैंसा आया था डीजे बजा के चला गया, तो उसके मुताबिक मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ट्रिपल एक्सएल पहनता हूँ यार, ट्रिपल एक्सएल लोग सोचते नहीं है मैं पहनता हूँ। और मेरा ना कपड़ा ना नॉर्मल दुकानों में नहीं मिलता, वो ऑल साइज स्टोर में मिलता है, बिग बाजार का। मुझे वहाँ से कपड़े खरीदने पड़ते हैं। तो और मुझे इस बात से कोई घृणा नहीं है, आई एम प्राउड। हाँ मैं मोटा हूं तो हूं, मेरा कला बोलेगा मैं नहीं। हाँ मैं मोटा हूं तो हूं, आई कैरी माई सेल्फ, दैट्स इट, आई कैरी माई सेल्फ। और मुझे सही बात बोले तो लोग बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है, एटलीस्ट लोग बातें तो करते हैं मेरे बारे में, चाहे बुरा करे या अच्छा करे। लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि मंजीत क्या कर रहा होगा यार, उसके पास पे खा भाई के काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि मंजीत क्या कर रहा होगा। आई एम प्राउड। सोते जागते उनके सपनों में मैं आता हूँ, रातों की नींद उड़ाता हूँ, मुझे मजा आता है। और वो भी वैसे भी लोग हैं ना जो कल तक मुझे जो कंसोल छूने नहीं देते थे, वो मुझसे प्लेयर मांग के ले जाते थे। एक समय ऐसा आ गया कि वो मुझसे प्लेयर मांगते थे कि मंजीत तेरा कंसोल देना, मैं ले जाऊंगा तो एक दिन यूज करना है, हाँ मेरा यहाँ पे शो है। तो मैं कभी ना नहीं किया, मैंने कभी उनसे रेंट भी नहीं लिया। हालांकि लोग रेंट लेते थे, मैंने कभी रेंट भी नहीं लिया। मैंने बोला नहीं यार, ये रेंट लेने वाली चीज नहीं है यार, आपने जो किया किया, ऊपर वाला देख रहा है, आप ले जाओ। मेरे पापा ने कहा था बेटा कोई बुरा कर रहा है तो कर, कहा था क्या कहते हैं वो, कोई बुरा कर रहा है तो करने दे उसे, तू मत कर, क्यों दूसरे के जैसे बनेगा। और पापा की बातों तो मानना पड़ता ना, तो लाठी वाटे डंडा वंडा मिलने वाला है फिर तो बचपन से तो सीखा भाई। तो मैंने दिया उन्हें, कोई रेंट भी नहीं लिया, दिया मैंने उन्हें। और वो उन लोगों ने भी हंसते हंसते ले लिया, उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हाँ यार मैंने इसके साथ क्या किया और ये अभी क्या कर रहा है। हाँ, और इसके साथ में उनको ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये लड़का कल तक जो कि फटा हुआ जूता पहनता था और मेरे सामने ही घूमता रहता था, भैया मुझे सिखा दो, भैया मुझे ये सिखा दो, भैया मुझे ये बता दो ये कैसे होता है, भैया मुझे पार्टी में एंट्री करा दो। और वो आज गाड़ियों में घूम रहा है, एक अच्छा लाइफ जी रहा है। मीन्स लोग उसे फॉलो कर रहे हैं शायद, मैं तो देख रहा था कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। कैसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो उनमें ना अलग सा एक मीन्स चल रहा था उनके अंदर में कि इसको कैसे गिराया जाए, डाउन किया जाए। वो मेरे को गिराने के चक्कर में खुद गिर गया, वो मेरे को गिराने के चक्कर में खुद गिर गए। तो किसी महान आदमी ने कहा है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिर जाओगे, और मैंने देखा ये चीज़ मेरे सामने हुआ ही है। तो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ऊपर वाला उनका भी भला करे, अच्छा लगे उनको भी। पर दुख लगता है कि जो कल तक हमारे साथ थे आज हमारे साथ नहीं है। आज हमारे साथ होते तो कितना अच्छा लगता। आज मेरा सक्सेस उनके साथ में बैठकर डिस्कस करते, हाँ भैया आज इतना अच्छा लग रहा है, हाँ अंकल आज इतना अच्छा लग रहा है। ये होते होते मैंने मुझे एक इवेंट कंपनी के भैया, इवेंट कंपनी के एक भैया ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे देखा कि यार ये लड़का तो बहुत काम कर रहा है, डीजे भी बजा रहा है, इवेंट भी मैनेज कर रहा है और कोई काम में इसको शर्म नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं नट बल्टू भी टाइट कर देता था, कारपेट भी लगा देता था, लाइट्स भी उठा लेता था। तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा, उन्होंने बोला कि अब तू मेरे कंपनी में काम कर। उनका नाम था मुकेश पटोदिया और ब्रिजेश मोहता, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था। हाँ, तो उनके पास मैंने काम ज्वाइन किया और दे वर वेरी फेबुलस। वो उनका काम करने का तरीका ही अलग था। जब मैं उनके पास में काम करने के लिए गया ना, तो मुझे पता चला कि ये काम उस समय के लिए नहीं होता, वो उससे पहले के लिए डिसाइड हो जाता है कि वो काम करना है हमें। उनका जो दिमाग था ना, वो दोनों का दिमाग, एक कलाकार थे और एक बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर। वो कला में निपुण थे, मतलब जो विजय जी थे वो कला में निपुण थे और मुकेश जी थे वो मतलब इवेंट कोऑर्डिनेट करना उनके बाएं हाथ का खेल था। वो एक एक दिन में 26-26 इवेंट कोऑर्डिनेट करते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है और उनके पास में मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे ये सीखा कि काम कैसे किया जाता है और कैसे काम को फ्लो में लिया किया जाता है। क्योंकि आज आप रात को काम कर लोगे तो हमारा वेडिंग सीजन में क्या होता है ना, आई डील विद वेडिंग। मैं क्लब का इवेंट बहुत कम करता हूँ क्योंकि वेडिंग में पैसा है, सीधा बात। आपके पास जेब में पैसा है तो लोग आपको पहचानेंगे, नहीं है तो कोई नहीं पहचानता। लोगों के रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं उसे। मुकेश भैया से मैंने बहुत कुछ सीखा और विजेश भैया से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं विजेश भैया ने मुझे एक बात बोला था कि मंजित, तेरे को देख के लगता नहीं कि तू इतना आगे जाएगा, लेकिन तू जाएगा, तू जाएगा। और जब भी मैं उन्हें आज भी मिलता हूं ना, तो वही रेस्पेक्ट अंदर से आता है कि भैया आपने मुझे ये कहा था और देखिए मैं आज यहाँ पे हूँ।
आपके सामने ही आपका ही बच्चे के जैसा आपने मुझे ट्रीट किया। हाँ, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, इसको ये करने का। हाँ, वो जब मुझे प्रॉब्लम होता था तो वो लोग मुझे सॉल्व करते थे। जब रात को 2 बजे भी मैं उनको फ़ोन करके बोले भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो 2 मिनट में देखिए कि गाड़ी स्टार्ट करके वो रेडी हो गया कि नहीं आना है मस्जिद के पास में, क्योंकि मस्जिद में प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे इन जैसे लोग मिले, इन जैसे लोग मिले। और अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ बुरे लोग जुड़े थे तो कुछ अच्छे लोग भी जुड़े थे साथ में। एंड नाउ एट प्रेजेंट डे मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम एन होटेलियर, मैंने एक रेस्टोरेंट खोली है। आई हैव अ डीजे ट्रेनिंग एकेडमी, और कुछ और भी साइड बिजनेस कर रहा हूँ मैं, जैसे कि कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह बिठा रहा हूँ। एंड आई एम हैप्पी कि हाँ कुछ तो काम चल रहा है। और साथ साथ पापा का बिजनेस भी संभालना सोच रहा हूँ। अब तो सोचना करना पड़ेगा, क्योंकि समय आते ही सब काम करना पड़ता है। पापा ने कहा था कि उस समय कि तू अपना बिजनेस ज्वाइन कर ले, और मैंने ना कर दिया था और मेरे से हुआ नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि साथ साथ ये भी कर सकता हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि साथ साथ ये भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं ये भी ज्वाइन करूँगा पापा के साथ भी, क्योंकि घर परिवार को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। और परिवार की बात करूँ तो पिछला 10 साल से मैं परिवार से दूर दूर ही था। 5 दिन 5 रात अपने घर से बाहर रहना, उसके बाद फिर कभी भी आना, रात को 2 बजे इवेंट में चले जाना, रात को 3 बजे 4 बजे आना, सुबह 8 बजे या 10 बजे उठ के फिर चला जाना। मीन्स घर वालों का चेहरा देखता था भी नहीं देखता था, याद ही नहीं है कि हाँ यार पापा कब आए और कब चले गए। क्योंकि पापा जब चले जाते थे तो मैं उठता था, और पापा जब आते थे तो मैं सो जाता, घर पे रहता नहीं था। तो वैसा बहुत सारा चलता था। लेकिन अब जबकि लाइफ स्टेबल एक जगह पे आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो आने वाला समय है परिवार को दूं, और साथ साथ अपना बिजनेस भी संभालूं। इतनी सारी बात करते करते मुझे ना एक स्टोरी दिमाग में आ रही है। मेरे लाइफ के साथ ना बहुत सारी कविताएं जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं एक कविता भी बोलना चाहूँगा जो मैंने खुद लिखी है। सोने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे इवेंट मैनेजर्स या फिर जितने भी कलाकार हैं उनके लिए है। सोने की कोशिश करता हूँ पर सो नहीं पाता, रोने की कोशिश करता हूँ पर रो नहीं पाता, कहीं खोने की कोशिश करता हूँ पर खो नहीं पाता, पता नहीं जिंदगी कहाँ ले जाएगी, इस चक्कर में किसी का हो नहीं पाता। ये कविता नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। ये हम कलाकार ना, हम काम के पीछे ही भागते रहते हैं। हमारा काम काम काम, इतना हम अंदर में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास में आजू बाजू में हो क्या रहा है। तो इस बात को ध्यान रखते रखते ना मुझे एक कहानी याद आई। कहानी क्या, ये रियल है। मैं एक बार शो करने के लिए, मेरे को एक बार शो करने के लिए बोला गया कि आप सुल्तानगंज के आगे एक जगह है बाका, मुंगेर बाका, 2 जगह है मुंगेर और बाका। तो वहाँ पर एक शो है, आप वो शो करने जाइएगा। तो ठीक है, एक इवेंट मैनेजर ने शो लिया था। ही सेड मी कि चलिए आप भी चलिए, आप कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा शो को। तो ठीक है, मैं गया। देखिए मैं उस समय, ये तभी की बात है जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुकेश भैया की ज्वाइन नहीं की थी। तो मैं गया बाका काम करने के लिए। तो काम करने के लिए रास्ता में गया, अच्छे से गया, सब टीम को लेके गया, 2 गाड़ी थी हमारे साथ में, पूरी ट्रूप थी हमारे साथ में। तो वहाँ जाकर पता चलता है वो पूरा का पूरा एरिया नक्सलाइट है। वहाँ पर पुलिस का कोई जोर नहीं चलता। और वहाँ पर 3 किलोमीटर दूर से अगर आपको बंदूक से गोली मारा जाए तो आपको ही लगेगा, बाकी कोई लोग तो है ही नहीं। मतलब इतना गंदा माहौल था वहाँ पर। तो हम गए वहाँ पर शो करने के लिए। हमारे साथ में बहुत सारे ट्रूप थे, लेडीज थी, जेंट्स थी, टीम मेंबर थे। और जब मैं वहाँ पे गया तो देखिए अब कुदरत का खेल कैसा होता है। जब वहाँ पे इतने टीम लेके गए और पता चला कि यहाँ पूरा नक्सलाइट एरिया है और सारे के सारे लोग हथियार लेकर खड़े हैं वहाँ पर। मतलब एक नॉर्मल होता है ना उस सब जगह, वो सब जगह में हथियार लेकर खड़े रहना। तो वो सब हथियार लेके खड़े थे। और कुदरत का खेल देखिए क्या था कि उस समय बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। अब वहाँ पे सामान लगाना तो दूर, लोग खड़े नहीं हो सक रहे हैं। अब वो हमको फोर्स कर रहे हैं कि आप ये सामान काहे नहीं लगाइएगा जी, मतलब प्यार से बोला, ये सामान काहे नहीं लगाइएगा। और हमारी तो बंदूक जिसके हाथ में हो और जिसके जो देख रहा हो उसकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हो। ये सामान तो लगाना ही पड़ेगा। और हम बीच बीच के सामान लगवा रहे हैं और खुद भी लगा रहे हैं। हमने सामान लगा दिया और अचानक से क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया, सामान ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बंदा वहाँ पे था, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, रंगदार टाइप का बोलते हैं ना जिसको, हाँ, वो ऐसे बंदूक लेके, ऐसे गमछा लेके हाथ में ऐसे बैठा है और मेरे सामने में बैठा है कि हाँ बाबू शुरू कराइए, सब शुरू कराइए,
तो मैं उसे देख रहा हूँ और खुद के सोच रहा हूँ, साला आज शुरू नहीं कराया तो मार देगा मुझे। हाँ, सॉरी स्पीक दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। हाँ, आज शुरू नहीं कराया तो इन लोगों को मार देंगे मुझे। हाँ, तो मेरे साथ और एक बंदा गया था, मेरा एक फ्रेंड था सुमित बोलकर। ही हैज़ अ साउंड सिस्टम कंपनी। वो साउंड वाउंड बहुत सारा उनके पास में, बहुत सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सामान है, और पहले वो डीजे भी बजाता था। तो वो रोने लग गया अचानक से, बहुत जोर जोर से, मतलब आंख से आंसू गिर रहा है उसका। और उसको देखकर हम टेंशन में, भाई तू क्यों रो रहा है, ये तो मारा नहीं है अभी। भाई ये लोग तो मार देगा, ये लोग के हाथ में बंदूक दिख रहा है कितना सारा है। तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं करेगा, तू आराम से बैठ, तू एक काम कर, तू कंसोल के सामने बैठ, अगर लाइन फिट हो जाता तो साउंड बजा देना। और अचानक से लाइन कहीं से सेट हो गया और उसने गाना बजा दिया बारिश में। उसने बारिश में गाना बजा दिया। हाँ, अब गाना बजाने का तो माहौल तो चेंज हो गया। अब मैं जब से समझा रहा था कि भैया बारिश हो रहा है, गाना नहीं बजेगा नहीं बजेगा, अचानक से गाना बज जाता है तो माहौल अल्टरनेट हो ही जाएगा। बाबू गाना तो बज गई, तू तो कहता रहा कि गाना ना बजबे ना। हाँ, तो मैंने बोला भैया गाना तो बज गया। थोड़ी देर बाद फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, लो सोने पे सुहागा। फिर थोड़ी देर बाद फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के बाद अब क्या बोलूँ मैं उसे, भैया अब गाना कैसे नहीं बजेगा। अब उस बंदे ने क्या किया, मुझे 2 बंदूक इधर सटा दिया। वो लंबा लंबा बंदूक होता है, वो इधर सटा दिया। बोला बाबू गाना काहे ना बजी, अभी तो बजा, काहे ना बजी गाना। तो मतलब भैया गाना तो बजेगा नहीं। अब वो जो बंदा सुमित था वो पूरा रो रहा है, आँख से आंसू निकल रहा है, उसका टेंशन लगा हुआ है, भाई लोग तो गोली मार देगा। मैंने उसको बोला तू एक काम कर, हम लोगों ने 460 ट्रक लेके गया था, ट्रक में उसको बोला तू एक काम कर, ट्रक के पीछे जाकर छुप जा, तेरे को देखेगा नहीं, तेरे को कुछ भी नहीं करेगा, तू जा छुप जा। तो वो जाके छुप गया। अब उसको समझा रहे भैया गाना बजा बजा बजा, भैया एक काम कीजिए, आप देखिए इतना सारा जो मेंबर है सबको कहाँ रुकाए हैं, आप तो स्कूल में रुकाए हैं एक ठो। वो स्कूल में देखिए सही से वॉशरूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर्टिस्ट लोग सही से अपने आप को रेडी भी नहीं हो सक रहा है, ऊपर से बारिश इतना आ रहा है, शो कैसे होगा। बहुत देर तक मैंने उसे समझाया। समझाने के बाद वो बंदा ऐसा करके अपना गमछा ऐसे करता है और मेरे को क्या बोलता है, उनका रिप्लाई सुनिए क्या था, भैया गाना तो बजाए के पड़ी। और वो सुन के मेरे को समझ में आ गया भैया यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं वहाँ से चुपके से निकला और भाग गया। मैंने बोला बेटा यहाँ से भागने के सिवा कुछ उपाय नहीं है, भाग जाओ, मन जितने तो मरेगा। मैंने सारे के सारे बम्बर्स को बोला एक काम कर, तो लोग सब गाड़ी में बैठ जाओ, सब गाड़ी में बैठ जाओ। हमारे पास 2 टाटा सुमो था और एक माल की गाड़ी थी, और माल की गाड़ी हम लोगों ने बिहार से ही कहीं से माल बुक कराया था, जो कि बिहार के लोगों को थोड़ा थोड़ा तो रियायत देते हैं कि हाँ यार अपने बंदे कुछ नहीं करेंगे, और हम लोग बंगाल के, शायद ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने बोला कि तू एक काम कर, गाड़ी स्टार्ट करके रख, जैसे हम लोग आएंगे, हाँ गाड़ी स्टार्ट करना और सीधा गाड़ी निकलना, कोई भी कुछ भी सामने आए उड़ाते हुए निकल जाना, भाई बात का बाद में देख लेंगे, अब जान बची तो लाखों पाए। सही है। तो मैंने बोला ठीक है निकाल। अब गाड़ी चलाई जा रहा, पूरा स्पीड में ड्राइवर भी चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा। निकलते निकलते हम लोग तारापुर पहुंच गए। बाके से तारापुर पहुंच गए, वहाँ सुल्तानगंज जब पहुंचे तो वहाँ रुक कर हम लोगों ने नाश्ता किया। तो ये भी एक घटना है जो कि मतलब उस समय जब मैं अपना कैरियर स्टार्ट ही कर रहा था, तब मुझे इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो अब मुझे वो सब कुछ भी नहीं लगता। लोग मेरे सामने आके बोलते हैं, गाली देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, देखिए गाली देने, एक आर्टिस्ट को सामने गाली देते ही हैं लोग, क्योंकि आप 100% लोग को सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे, इट्स इम्पॉसिबल। अगर कोई बंदा बोलता है मैंने 100% गेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया, इज लाइंग, 100% लाइंग, क्योंकि 100% गेस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। हाँ, और उनका अगर थोड़ा सा भाग अच्छा मिला तो उन्हें हरियाणवी और पंजाबी मिल गया तो सोने पे सुहागा, वो तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने का, उनका अपना ही गाना चलता है। आप जितना भी डीजे बजा लो, पर वो अपना मोबाइल ऑक्स में लगाएंगे ही लगाएंगे और अपना गाना बजाएंगे ही बजाएंगे। हट जाता हूँ, पर दे आर वेरी गुड। उनके साथ ही मैं काम करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हैं, और करना भी चाहिए, वाजिब है। अपने एंटरटेनमेंट, मैंने पैसा दिया आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप जो गाना बजाओगे मैं क्यों नाचूं, मैं जो चाहता हूँ वो बजाओ। मेनी पीपल सेज कि नहीं नहीं मैं ये आमी एटा गान करबो ना, हाँ मैं ये गाना नहीं बजाऊंगा, मैं ये लैंग्वेज का गाना नहीं बजाता हूँ, ये लैंग्वेज का गाना नहीं बजाता हूँ। भाई आप क्यों नहीं बजाते हो? आपको आपके लिए पैसा नहीं मिल रहा है, आपको लोगों को एंटरटेन करने के लिए पैसा मिल रहा है, जो कि आप लोगों को अपना कला दिखा रहे हो, लेकिन उनके टेस्ट के मुताबिक, तो आपको लोग पैसा दे रहे हैं। तो वेल एंड गुड, आप उनके लिए बजाइए, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा लगता है जब लोग बुलाते हैं कि हाँ ये बंदा है जिसको नॉर्थ बंगाल टॉप डीजे 3 साल लगातार मिला है। नॉर्थ बंगाल फिल्म एसोसिएशन की तरफ से भी मुझे एक अवार्ड मिला। अच्छा लगता है जब लोग सम्मानित करते हैं और प्यार दिखाते हैं कि हाँ यार
ये बंदा भी टैलेंटेड है, ये बंदे में भी कुछ दम है, ये बंदा भी कुछ किया है, तो इसे बुलाएं और थोड़ा सम्मान दें, तो आई फील गुड। और जब ये ट्रॉफ़ी, मेरे लिए ट्रॉफ़ी नहीं है, ये ट्रॉफ़ी मेरे लिए क्या है ना, जब मैं ये ट्रॉफ़ी अपने घर ले जाता हूँ और मेरे माँ बाप जब ये ट्रॉफ़ी देखते हैं तो हाँ बोले बेटा तो कुछ तो कर रहा है। लाइक पैसा कमाया नहीं कमाया वो अदर मैटर है, पर एक सम्मान कमाना बहुत बड़ा बात होता है। और मैं लगभग बहुत जगह आई हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। मैं पहला बंदा नॉर्थ बंगाल का जो आईआईटी खड़गपुर में बजा के आया मैंने। दे कॉल्ड मी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इज समथिंग बिग फॉर मी। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं से इंडिया में, उन्होंने वहाँ से डीजेस नहीं बुलाया, और एक छोटा सा शहर सिलीगुड़ी जैसा छोटा सा शहर से एक डीजे बुलाता है और वो आईआईटी खड़गपुर में बजा कर आता है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं। तो थैंक यू सो मच ड्रीम लेंस टीवी फॉर योर वंडरफुल लव एंड सपोर्ट, फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर वंडरफुल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, लव यू।